चलिए, तो हमने देखा क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कुछ चीज़ों को, ड्रॉबैक्स थे पिछले थेरीज हमने जो देखे, रदरफोर्ड थॉमसन मॉडल देखा, फिर हम आगे बढ़े थे, फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ा था। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में भी उसके एक्सप्लेनेशन में कुछ खामियां थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसमें से दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, यहाँ पर हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। तो यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है, कोई एक बॉडी है या कोई एक सब्सटेंस है, हम उसको हीट करते हैं। तो कोई भी पार्टिकल पर जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो एक्चुअली एब्जॉर्ब नहीं होती है, क्या क्या होता है उसमें, कुछ पार्ट है उसका जो ट्रांसमिट हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रांसमिट होगा, मतलब निकल जाएगा उसमें से। कुछ पार्ट क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है वापस, अरे होता है कि नहीं, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और कुछ पार्ट क्या होता है? एनर्जी का अंदर जाता है, एक्साइटेशन करता है इलेक्ट्रॉन में, फिर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन बाहर निकलता है, इसको हम बोलते हैं रेडिएट किया। समझा आपको? तो एनर्जी का कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है, कुछ रिफ्लेक्ट होता है और कुछ क्या होता है? रेडिएट होता है। मतलब हीट अंदर जाती है, ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में उसको एक्साइट करेगा, जब वापस आएगा तो एनर्जी बाहर निकलेगा। दिस इज कॉल्ड रेडिएशन। क्या बोलते हैं हम इसको? रेडिएट करना। ठीक है, तो ये जो रेडिएशंस यहां पर निकल रहे हैं, ये जो रेडिएशन है, तो ये रेडिएशन में इसके बारे में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं, मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन नियरली या अप्रोक्सीमेटली चारकोल जो होता है, कोल, वो उसको कुछ हद तक एक्सप्लेन कर पाता है प्रैक्टिकली। ठीक है, उसमें क्या होता है, इसमें खास बात ये होती है कि ये ऑल जितने भी पॉसिबल वेवलेंथ है, ये सबको एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है और इन सब को बाहर निकालने की, यानी रेडिएट करने की भी एबिलिटी रखता है। मतलब इसमें ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। समझा आपको? इट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, मीन्स इट इज अ बॉडी हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ एंड टू रेडिएट ऑल वेवलेंथ। समझा आपको? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लैंक, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, प्लैंक्स थ्योरी। क्वांटम मैकेनिक्स जो बात करता है एनर्जी पैकेट, क्वांटा यानी एनर्जी बंडल के बारे में। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत है, बहुत सारे साइंटिस्ट का बोलना है कि क्वांटम मैकेनिक का एक्चुअल बेस यहां से शुरू हुआ। किसके पास से? प्लैंक्स के पास से। कुछ बोलते हैं कि नहीं, आइंस्टाइन की थ्योरी आने के बाद में क्वांटम फिजिक्स, या जिसको हम बोलेंगे क्वांटम केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं हम उसको, क्वांटम फिजिक्स का शुरुआत वहां से होता है, जब हम जो है फंक्शंस, साई फंक्शंस वगैरह आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। लेकिन अभी अपना बहस का मुद्दा वो नहीं है, अभी अपने को यहाँ पर देखना है कि इसने क्या किया। प्लैंक ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इसने यहाँ पर जो है एक ऐसा कंपार्टमेंट लिया, इसमें एक होल किया, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया, होल इनसाइड जो है सब तरफ से कैसे कनेक्ट हो गया, सॉरी कैसे उसको कवर किया गया है, चारकोल से। कैसे किया गया है? चारकोल का लेप लगा दिया, समझो ऐसा बोलेंगे हम उसको, सब तरफ से कंप्लीटली। ठीक है, उसके बाद किया गया, क्या किया, इसको हीट किया हाई टेम्परेचर पर। जब इसको हाई टेम्परेचर पर हीट किया तो चारकोल ने हीट को एब्जॉर्ब किया, बहुत हाई टेम्परेचर पर उसको हीट किया गया, तो उसने जितने भी वेवलेंथ थे उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसके बाद उसने जब रेडिएशन शुरू किया, यानी उसने जो वेव्स थे उसको रेडिएट करना शुरू किया, तो वो बाहर निकले, तो ये रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस। अब ये रेडिएशंस को क्या किया उसने? प्रिज्म के थ्रू पास किया। ओके, ये क्या है? प्रिज्म।
जब ये रेडिएशन प्रिज्म के थ्रू पास हुए तो यहां पर स्क्रीन पर उसने उसको ऑब्जर्व किया कि यहां पर डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं हम उसको? स्पेक्ट्रम मीन्स रेंज, लो वेवलेंथ टू हाई वेवलेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल ये रेड है, इसका वेवलेंथ क्या रहेगा? ज्यादा, पिछले बार देखा ना हमने। और ये समझो पर्पल वायलेट है, ब्लू के करीब है, तो इसका वेवलेंथ क्या रहने वाला है? स्मॉल, मतलब फ्रीक्वेंसी हाई। तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, यस, और इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये आपको याद रखना है, मैंने पिछली बार भी आपको बताया। अरे याद है या नहीं है? याद है ना? ओके, ठीक है। अब हम स्पेक्ट्रम के बारे में, हमने डिफरेंट बैंड्स के बारे में पिछली बार देखा था। अभी थोड़ा कंसंट्रेशन, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये बोलता है कि ये जो एनर्जी अपने को मिलती है, ये जो बाहर जो रेडिएशंस बाहर निकल रहे हैं, दे हैव डिफरेंट वेवलेंथ। यहां पर उसको स्प्लिट कर दिया ना, ये रेडिएशन से यहां पर आए, प्रिज्म में से क्या हो गया? यहां पर वो स्प्लिट हो गए, अलग अलग मिल रहे हैं अपने को। ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो प्लंक था, प्लंक ने एक बहुत अच्छा रिलेशन बताया। क्या रिलेशन बताया उसने? वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी। उसने एक ग्राफ बनाया, वो ग्राफ कुछ इस तरह से था। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है, इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक ये ऐसे होता है। फिर बाद में वेवलेंथ बढ़ने पर इंटेंसिटी क्या होती जाती है? कम होती है। अपने को पता है ना, वेवलेंथ की इंटेंसिटी अलग अलग होने वाली है। इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करता है ब्राइटनेस को। इसको सिंपली याद रखने के लिए आप ऐसे ध्यान में रखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये वेव है, ओके, ये एक वेव है। तो इसका यहां पर प्रोपोगेशन सेंटर से ऊपर क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस जितना ज्यादा रहता है, इंटेंसिटी ज्यादा। समझो आपको, ये बेसिक कंसेप्ट है। तो ये पहले ऐसा माना जाता था। दो और साइंटिस्ट हैं, जीन और आई थिंक उसका नाम मैं भूल गया, रिले और जीन्स, ठीक है, रिले एंड जीन। रिले और जीन्स ने जो ग्राफ बताया था वो कुछ इस तरह से था। उनका बोलना था कि ये ऐसे जाएगा बस डायरेक्ट, लैम्बडा वैल्यू कम हो रही है, सॉरी बढ़ रही है, और इंटेंसिटी क्या हो रही है? कम। उन्होंने डायरेक्ट रिलेशन बताया था, लेकिन जो प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं हुआ। प्रैक्टिकली जो रिजल्ट्स है, वो जो प्लंक्स ने बताया था ग्राफ, इस तरह से प्रूफ हुआ प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली क्या पता चलता है? प्रैक्टिकली ये पता चलता है कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ रहा है एक सर्टेन लिमिट तक, जिसको लैम्बडा 1 हम बोलेंगे। यहां पर इंटेंसिटी एकदम हाई है, तो वहां पर आप इंटेंसिटी को नाप सकते हैं I1। तो ये लैम्बडा 1, इसको कंसीडर कीजिए, ठीक है, ओके। लेकिन बाद में जब वेवलेंथ बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, वेवलेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, तो इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर वापस आइए, हम यहां पर रेड में देखते हैं कि वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, समझा आपको। इधर वॉयलेट में हम देखेंगे वेवलेंथ क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। तो आप देखेंगे यहां पर वेवलेंथ छोटी है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और वेवलेंथ छोटी रही मतलब वेवलेंथ का वैल्यू, लैम्बडा का वैल्यू क्या है? कम। और लैम्बडा का वैल्यू कम है मतलब इंटेंसिटी कम है। अब धीरे 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 वेवलेंथ बढ़ रही है, तो हम वॉयलेट से इधर आगे बढ़ रहे हैं ब्लू की तरफ, ब्लू से आ रहे हैं हम आगे ग्रीन की तरफ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो इंटेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जब हम पहुंच जाते हैं येलो के करीब, तो येलो में ब्राइटनेस ज्यादा है ना? अरे बोलो ना, ब्राइटनेस किस में ज्यादा है? येलो में ज्यादा है ना? यस, तो येलो में ब्राइटनेस ज्यादा है। तो ये डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा उसका मतलब है इंटेंसिटी ज्यादा, मतलब वेव बड़ी है। और इंटेंसिटी जितनी ज्यादा मतलब ब्राइटनेस उतना ज्यादा। मतलब ब्राइटनेस किस पर डिपेंड होता है? वेवलेंथ पे। ये पहले जो क्लासिकल फिजिक्स से बोलता था, और कुछ हद तक यहाँ प्लंक्स के पास भी ये प्रूफ होता है, ठीक है।
तो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, येलो तक पहुंचे हम, वेवलेंथ बड़ी होते जा रही है, बड़ी होती जा रही है, ब्राइटनेस बढ़ते जा रही है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन प्लंक्स ने प्रैक्टिकली क्या देखा, जब उसने देखा वेवलेंथ जब बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, जब हम नीचे जा रहे हैं तो ब्राइटनेस कम हो रहा है, क्योंकि हमको प्रैक्टिकली दिख रहा है ना कलर। आप देखिए ना, डार्क होते जाता है ना, रेड लाइट ऑरेंज है, ऑरेंज के बाद रेड क्या बनता है, डार्क बनता है ना, तो लाइटनेस क्या क्या हो रही है, कम, डार्कनेस बढ़ रही है, मतलब इंटेंसिटी कम हो रही है। इसलिए जो ग्राफ प्लंक ने एक्सप्लेन किया वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है इस स्पेक्ट्रम को, कि पहले फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और वेवलेंथ कम है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है तो इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। हम येलो के करीब पहुंच गए, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा, मतलब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे येलो को हम क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वेवलेंथ तो बढ़ ही रही है लेकिन इंटेंसिटी कम हो रही है। तो इसलिए प्लंक्स का बताया हुआ जो ग्राफ था वो प्रैक्टिकल ग्राफ से मैच होने लगा, इसलिए ये सक्सेसफुल रहा। समझा? और समझा क्या? दूसरा उसने एक पॉइंट जो एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, वो क्या था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितना आप एनर्जी देंगे उतना फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा। जैसे इसका एक एक्सपेरिमेंट हमने इससे पहले देखा था कि एक आयरन रॉड है, आयरन रॉड को आपने गर्म करना शुरू किया, 300 केल्विन तक आपने उसको, 300 केल्विन है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप पहुंच गए, वो रेड हॉट हो जाता है, होता है नहीं होता है? सलाम करो इनको, सलाम सलाम करो, सलाम जरूर। पिछली बार तुमने सरकाए थे, ये बार पूरा गिरा ही देंगे तुम। इधर देखो, हाँ ओके। तो आप थे 3 बजे, 3 बजे थे आप, मेमोरी ठीक है? हाँ, सब लोग जाग रहे हैं? हाँ, थोड़ा ध्यान से देखो इधर। क्या सब लोग खैरियत से हैं, मजे में हैं? ओके। नहीं, मैं उनको ऐसा देख रहा था, उन्होंने दिल में बोल रहे थे मैं आया था, मैं ठीक है ना, यही बोल रहे थे ना? नहीं, अच्छा ठीक है, जाने दो, गलत भी हो सकता ना, मैं दिल का हाल थोड़ी जानता, मैं गैब का इल्म अल्लाह को है सिर्फ। हाँ, ये गेसिंग रहती, गेसिंग। हाँ, कुछ लोग कितने खुश है ऊंचाइयों पे जाकर। आप बोलो मैंने, मेरा ख्वाब था एक दिन बहुत ऊंचा जाना है इसलिए आज बेंच पर आ गया बोले ठीक है। हाँ यस, सब लोग जाग रहे हैं, जागते रहिए, सब लोग देखते रहिए। बहुत मैं आपको स्लोली एकदम बेसिक लेवल से जाकर अच्छे से समझा रहा हूँ, आपने सिर्फ ध्यान देना है, ठीक है? कभी कभी नुकसान भी हो जाता बहुत ज़्यादा बेसिक में जाने को, विकेट आउट हो जाती, शटर डाउन हो जाते, बराबर है कि नहीं है? हाँ चलो इधर देखो। तो प्लंक कामयाब हो गया, उसने बोला कि एनर्जी जितनी सप्लाई आप करेंगे फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब इंटेंसिटी कम, समझा क्या? लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, ठीक है? चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसको गर्म कर रहे हैं आप तो रेड हो जाता है ये, अरे बोलो ना, और गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, ब्लू, और गर्म करेंगे बहुत वायलेट, वायलेट के बाद फिर किधर हो जाएगा, ब्लैक, आगे निकल जाएगा ना ब्लैक। हाई टेम्परेचर पर जहन्नम की आग मालूम है ना आपको, 69 टाइम्स, 69 गुना, मतलब 70 टाइम्स ज्यादा ग्रेट है दुनिया की आग से, मालूम है ना आपको? हाँ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, उसने बताया था, मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ऊपर जा रहे तो वेवलेंथ कम हो रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है ना, अरे भाई वेवलेंथ छोटा हो रहा है ना, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसने बोला कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फिर उसने बोला कि हम इसको इक्वल टू लाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं, E इज इक्वल टू के इंटू न्यू, E इज इक्वल टू के इंटू न्यू। इसमें E क्या है, अरे बोलो ना, एनर्जी, के क्या है, प्लंक्स कांस्टेंट, क्या ये प्लंक्स कांस्टेंट, क्या वैल्यू रहती है इसकी, 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 किलो जूल पर मोल, बराबर है ना? अरे बराबर है कि नहीं है, भूल गए? वेरी गुड। अब इधर देखो सब लोग, एंड
न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। यहां तक का सफर चला प्लंक्स का। उसके बाद एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। क्या एक्सप्लेन किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें पहला इनिशिएशन यानी जो कंट्रीब्यूशन है वो हर्ट्ज का है। किसका है वो? हर्ट्ज। जनाब हर्ट्ज साहब, इन्होंने बहुत मेहनत की इसके ऊपर, लेकिन इसको कंप्लीट किया किसने? आइंस्टाइन। किसने किया? एल्बर्ट आइंस्टाइन। सब जानते ना इसको? हाँ, अच्छा आदमी था। बराबर है कि नहीं? अच्छा कंट्रीब्यूशन किया ना उसने साइंस की फील्ड में। बराबर है कि नहीं है? तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, मतलब ग्रेट साइंटिस्ट के लिस्ट में उसका नाम आता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो हर्ट्ज ने इसके लिए क्या किया? एक वैक्यूम ट्यूब लिया। क्या लिया उसने? एक वैक्यूम ट्यूब। ये है वो वैक्यूम ट्यूब, मतलब ये नहीं थी वो, अरे समझ रहे ना आप लोग? हाँ, ये है एक वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के इधर उसने एक प्लेट लिया, उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा। इधर दूसरा प्लेट लिया, उसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, और यहां पर कनेक्ट किया एमीटर। एमीटर क्या रहता? अरे एमीटर क्या होता है? ये डिफ्लेक्शन बताता है ना अपने को कि करंट पास हो रहा है नहीं हो रहा है। बैटरी से जोड़ने के बाद भी यहां वैक्यूम है, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, तो डिफ्लेक्शन बताएगा? नहीं बताएगा। लेकिन उसने बाद में क्या किया? एक लाइट, इधर देखो, उसने क्या किया? यहां पर एक लाइट, बीम ऑफ लाइट यहां पर छोड़ा। ठीक है, बीम ऑफ लाइट। जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ी, LIGHT, लाइट मालूम है ना? हाँ, जैसे ही ये बीम ऑफ लाइट इस पर पड़ती है तो उसने देखा कि एमीटर के अंदर हरकत शुरू हो गई, डिफ्लेक्शन बड़ा बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सर्किट कंप्लीट हुई ना? अरे भाई, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो करंट पास नहीं होगा ना। लेकिन जैसे बीम ऑफ लाइट इस पर पड़ती है, यहां पर डिफ्लेक्शन बताता है, मतलब यहां कोई निगेटिव आया। निगेटिव पार्टिकल मतलब कौन आया? इलेक्ट्रॉन। वो यहां से भाग कर आया, समझा आपको? और इससे टकराया, जिससे सर्किट कंप्लीट हुआ। समझा? अरे समझा क्या? तो एमीटर डिफ्लेक्शन बताने लगा, उससे पता चला कि यहां निगेटिव पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन आकर टकराया, और वो किसका रिजल्ट था? बीम ऑफ लाइट। ये फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर मारे, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इजेक्ट हुआ। तो यहां से आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे इधर ध्यान से, दोनों भी, सब लोग देख रहे हैं? तो ये हुआ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है, जरा ध्यान से। अगर हम कोई मेटल प्लेट लेते हैं, उस पर बीम ऑफ लाइट यानी एक फ्रीक्वेंसी इस पे मारते हैं, तो यहां बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन उड़ के बाहर जाता है। समझा आपको? यह है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसने उसके अंदर एक लिया था पोटेशियम। पोटेशियम के ऊपर उसने रेड लाइट का बीम स्ट्राइक किया। मैं यहां पर बताता हूं, ये पोटेशियम है, इसके ऊपर मारा है रेड लाइट बीम। जरा ध्यान से देखिए, रेड लाइट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब ये यहां पर आकर टकराया, न्यू, कोई इजेक्शन नहीं हुआ, मतलब इसको फिट किया उसने यहां पर, नो करंट, नो डिफ्लेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या किया उसने? सेम पोटेशियम ही यहां पर मटेरियल लिया है, लेकिन इस बार किसको मारा है? इस पर, अपने पास येलो कलर है नहीं, एडजस्ट करते हैं, येलो बीम, येलो लाइट। तो उसने देखा कि डिफ्लेक्शन शुरू हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन निकला बाहर। समझा आपको? ये येलो है, येलो। तो उसने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है रेड कलर की, अगर उसको हम देखेंगे तो उसका वैल्यू जो हर्ट्ज में निकलता है फ्रीक्वेंसी का, वो निकलता है 4.1 से 4.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज के आसपास। ठीक है, किसका? रेड का।
जबकि येलो का कितना होता है 5.1 से लेकर 5.2 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज तक। और यहां जो इलेक्ट्रॉन है, जो पोटेशियम के पास मटेरियल पे लगा हुआ इलेक्ट्रॉन सरफेस पर, पोटेशियम प्लेट पर, इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी लगती है 5 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। समझा आपको? मतलब एवरी मटेरियल और एवरी मेटल हैज अ मिनिमम या रिक्वायर्ड minimum amount of energy to detach the electron from its surface। किसी भी मेटल को अपने सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है या उसको छोड़ना है, रिमूव करना है, तो वहां उसको एनर्जी दरकार है, उसको एनर्जी लगती है। और हर एक का वैल्यू क्या है? फिक्स। पोटेशियम का अलग होगा, मैग्नीशियम का अलग होगा, सबका अलग अलग है। एंड दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैं यहां पर थोड़ा सा अतिक्रमण करके बता देता हूं। थ्रेशोल्ड एनर्जी, व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? मिनिमम, क्या ये? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या होता है ये? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, अरे बोलो बोलो, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। हाँ, थोड़ा सा राइटिंग समझ जाएंगे ना आप लोग। एक बच्चे ने YouTube पे कमेंट डाला, सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। आप भी समझ गए होंगे। हाँ, तो राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बहुत अच्छी राइटिंग में रॉन्ग कंसेप्ट लिखाऊंगा तो चलेगा क्या? नहीं नहीं, अच्छी राइटिंग में वैसा लिखना चाहिए। मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा लिखता हूँ। पूछो क्यों? नजर लग जाती है उसको, फिर अगला लेक्चर खराब जाता है अपना। बराबर है कि नहीं है? हाँ, चलिए सब लोग जाग रहे हैं, वेरी गुड। तो यहां पर ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, कम से कम मिनिमम, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू नॉट या न्यू जीरो। न्यू नॉट या न्यू जीरो कहते हैं इसको। समझा? अरे समझा क्या? समझा? हाँ, वेरी गुड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर पोटेशियम के मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए अपने को मिनिमम एनर्जी, ये जो कि उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी है न्यू जीरो, न्यू नॉट, 5 इंटू 10 टू पावर 14। जबकि रेड लाइट के पास वो फ्रीक्वेंसी कम है ना, इसलिए वो नहीं निकाल सकता, येलो वाला निकाल देगा। समझा? ओके। एक और एक पॉइंट जो पिछले वाले पॉइंट से जोड़ते हैं हम, येलो का इंटेंसिटी ज्यादा है ना, और बराबर है कि नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन निकालने में सक्षम हो गया ना, और बराबर है कि नहीं है? लेकिन ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, जितनी वेवलेंथ बढ़ेंगी, वेवलेंथ जितनी जितनी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती जाती है। तो हमको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी और कौन सी वेवलेंथ है। हम कोई डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर अभी नहीं बताएंगे। समझा आपको? ठीक है, ओके। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट को इधर लाकर इसने किया अपने हर्ट्ज ने क्या किया? इंटेंसिटी बढ़ाया। क्या बताया? बढ़ाया उसने इंटेंसिटी बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन ज्यादा शो करने लगा। इसका मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर निकलेंगे। अरे समझा क्या? ग्रेटर द इंटेंसिटी, अरे बोलो ना, ग्रेटर द इंटेंसिटी ग्रेटर, ये हम बोलेंगे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट। समझा आपको? मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझा आपको? जितना इंटेंसिटी बढ़ाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे। अरे समझा? एंड करंट विल बी मोर करंट, वहां पर करंट भी ज्यादा मिलेगा ना। अरे बोलो ना, ग्रेटर इंटेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन्स, मोर करंट। समझा आपको? ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आइंस्टाइन ने
और इवन हर्ट्ज ने भी इस इक्वेशन को यूज किया, E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। यहां पर हमने कांस्टेंट यूज किया था ना K, इस K को उसने क्या यूज किया था प्लंक्स ने, H। क्या यूज किया था इसको, H। E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। तो ये K की जगह, कांस्टेंट की जगह हम क्या लेंगे, H, जो प्लंक्स ने यूज किया था कांस्टेंट, ठीक है, H। तो यहां पर आ गया वो H कांस्टेंट, तो E एनर्जी है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, और H क्या है, प्लंक्स कांस्टेंट। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए सब लोग। तो अगर न्यू का वैल्यू न्यू नॉट के बराबर है, जैसे अगर इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए चाहिए 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, और हम सप्लाई कर रहे हैं 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, तो यहां पॉसिबिलिटी है यहां से स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, समझा आपको। लेकिन अगर न्यू नॉट का वैल्यू ज्यादा है, जैसे अगर इस एग्जांपल को हम देखेंगे कि न्यू नॉट वैल्यू है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, और जबकि न्यू कितना है, अरे बोलो ना, रेड लाइट का न्यू कितना है, ये न्यू रेड लिखता हूं मैं यहां पर, न्यू रेड, और यहां पर न्यू येलो। तो न्यू फ्रीक्वेंसी रेड का कितना है, 4, तो लेस है ना, न्यू कम है न्यू नॉट से, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, नो इजेक्शन, नो करंट, समझा आपको, करंट नहीं मिलेगा, समझा, ओके। बट व्हेन न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो, जैसे न्यू है 5 × 10⁻14 और न्यू नॉट, सॉरी, और न्यू कितना है 5.1 × 10⁻14, मतलब ज्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है ना, यस, इजेक्ट कर सकता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होगा, समझा, अरे समझा क्या। बट व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द एनर्जी, बचा हुआ एनर्जी किधर गया, तो उसके लिए वो फॉर्मूला क्या बताते हैं कि अच्छा, प्लंक्स कांस्टेंट लेना पड़ेगा ना जहां जहां हम लेंगे, तो ठीक है, तो H इंटू न्यू इज इक्वल टू H इंटू न्यू नॉट प्लस हाफ mv², मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m। इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल यही ले लो एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास येलो लाइट का कितना है वैल्यू, उसको प्लंक्स कांस्टेंट के साथ में आप जोड़ दो, तो जितना वैल्यू यहां पर यूज हुआ वो ज्यादा है ना H इंटू न्यू नॉट से, अरे बोलोगे ना, अरे भाई जो H इंटू न्यू का वैल्यू है वो H इंटू न्यू नॉट से ज्यादा रहेगा ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना येलो के केस में। तो बचा हुआ किधर जाएगा, हाफ इंटू mv²। क्या होता है हाफ इंटू mv², काइनेटिक एनर्जी, समझा आपको। अब इसको एक बार फिर से देखो, ये प्लेट है, यहां इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था अकेला, ठीक है, इधर से येलो फ्रीक्वेंसी आया, इसको टक्कर मारी, इसको चाहिए था 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, लेकिन इसके पास कितना है 5.1 से 2 तक × 10⁻14 हर्ट्ज, ओके, इसको कितना चाहिए था 5.2 बचा ना अभी, तो 0.2 जो बचा है वो किधर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। 0.2 किधर गया इन कै में, काइनेटिक एनर्जी, समझा आपको, अरे समझा क्या। तो वो जो 0.2 एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी उसको मिल रहा है वो किधर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में, इलेक्ट्रॉन को भगाने में, समझा आपको। वो डिफरेंस जितना ज्यादा आएगा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, उसका ये फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है और v क्या है, वेलोसिटी। अरे बराबर है कि नहीं है, अरे बराबर है कि नहीं है, मास जितना ज्यादा रहा और वेलोसिटी भी ज्यादा रहा, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी ना, स्पीड ज्यादा है ना उसकी। अरे बराबर है कि नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, जो भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो न्यूमेरिकल में आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये बात समझ में आएगी आपको, अरे समझा क्या, समझा, नो प्रॉब्लम। चलिए ये कहानी यहां तक ही थी, इसको आप लिखिए, हम इसको कल और कंटिन्यू करते हैं।